हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग बायोलॉजी में पहला जो चैप्टर था परिवहन, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है 2 वीडियो लेक्चर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण जो आज हमारा चैप्टर है, आज ये चैप्टर खत्म करेंगे। और इसी तरीके से लगभग आपका 15 दिन में मैंने बताया था कि 15 से 18 दिन 18 टॉपिक है। लगभग कोशिश करेंगे 15 दिन में आपका कोर्स खत्म करने का। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, इसके हम लोग जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ना क्वेश्चन 2019 में 15 मार्क्स में आया हुआ है और एक 2021 में 4 मार्क्स में आया हुआ है। 2019 में 15 मार्क्स में और 2021 में 4 मार्क्स में, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन बनते हैं और छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये देख कर समझ में आएगा कि 2019 में 15 नंबर में आया है, मतलब पूरा चीज लिखने के लिए आया होगा। ठीक है, प्रकाश क्रिया क्या समझते हैं, इसके अभिक्रिया के प्रमुख पद है ना, और प्रकाशीय और प्रकाशीय अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, इस तरीके से बड़े क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले आज हम लोग समझने का काम करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का एक जैव रासायनिक क्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश, इसको हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट जैसे सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या होता है यहाँ पर मुक्त होती है। ये इक्वेशन आप देख समझते हैं। इसी इक्वेशन से क्या करना है, बनाना है आपको थ्योरी। तो 2 नंबर में आएगा अलग से, प्रकाश संश्लेषण क्या है, 2 मार्क्स में अलग से पूछ सकता है, 2 मार्क्स में। ठीक है, तो उसको सिर्फ ये लिखना है और ये इक्वेशन लिख के आ जाना है। तो प्रकाश संश्लेषण का है एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोहाइड्रेट से सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसे अगर इक्वेशन से देखें तो क्या होता है, 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी उपस्थिति में, हरे पौधे प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, C6H12O6, ये क्या है, सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, और क्या करते हैं, सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या कर रहे हैं, यहाँ से मुक्त हो रही है। ठीक है, और पानी का अपघटन होता है, जल का क्या होता है, इसमें अपघटन होता है और जल अपघटन होता है, साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रहा है। चलिए, तो हम लोग यहाँ से लास्ट अभी थोड़ी देर के लिए कुछ काम आ गया था, तो चलिए यहाँ पे आए थे हम लोग। प्रकाश संश्लेषण क्या है पढ़ रहे थे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, एक जैव रासायनिक क्रिया है जो कि हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश और क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है ना, C6H12O6 का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। एग्जाम में आया तो इसको लिखना है आपको 2 नंबर के लिए। ये मैंने डायग्राम में इस तरीके से समझाया है परिभाषा को, ताकि आप जल्दी जल्दी आसान चीज से ग्रैब कर सको। ठीक है, तो इस तरीके से रटना करके ये आपका तरीका है, जो सूत्र के फॉर्म में मैंने इसको बता दिया है कि जैव रासायनिक क्रिया है, हरे पौधे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्या करते हैं, सरल कार्बनिक कार्बोहाइड्रेट जैसे सरल कार्बनिक भोज्य का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक क्या होते हैं, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो कच्चे पदार्थ कौन कौन से होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश। देखो यहाँ पे दिख रहा है प्रकाश, पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चारों चीज मिलकर क्या बनाते हैं, सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी कि कार्बन C6H12O6, जल का अपघटन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के जितने होते हैं क्या होता है, कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है इनका। ठीक है, ये इसका पदार्थ किसका प्रयोग किया जाता है, कच्चे पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये क्या है, कच्चे पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश मतलब सूर्य का चाहिए, प्रकाश मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस किसका प्रकाश होगा, सूर्य का। क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल क्या बोलते हैं, पर्णहरिम, हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरिम। अब आप हिंदी लिखोगे तो पर्णहरिम लिखना, इंग्लिश लिखोगे तो क्लोरोफिल लिखना। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों लिखना है। ठीक है, तो ये
प्रकाश संश्लेषण में आएगा 2 मार्क्स में, तो आपको ये लिखना है। अगर पूछेगा 4 मार्क्स में, तो आप बता देना प्रकाश संश्लेषण में 4 मार्क्स में कच्चे पदार्थ में लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रमुख पद, है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रमुख पद क्या होते हैं। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रमुख पद से पहले ये देखो मैंने बनाया है खम्भ कोशिका, है ना, इसी में अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रमुख पद क्या होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है, देखो ये सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे क्या है, ग्रीन लवक, हरित लवक, इससे उपस्थित क्या हो रही है, प्रकाश की अभिक्रिया हो रही है, जल का अपघटन हो रहा है और ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, यहाँ से विमुक्त हो रही है, ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, यहाँ से विमुक्त हो रही है। जो मैंने अभी थ्योरी बताया था, ऑक्सीजन गैस विमुक्त हो रही है, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक अभिक्रिया, जल का अपघटन हो रहा है और कार्बन डाइहाइड्राइड यानी कि ये शर्करा यानी कि C6H12O6 ये क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, और यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये चित्रीय निरूपण अगर आया अलग से तो 2 मार्क्स में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, लाल रंग में सबसे ज्यादा और हरे रंग में सबसे, सॉरी बैंगनी रंग ना, बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला। ठीक है, तो बैंगनी और लाल, लाल रंग में क्या होगा, सबसे अधिक मैक्सिमम, और बैंगनी रंग में सबसे मिनिमम। आपके बुक में गलत लिखा हुआ है 10वीं के साइंस के बुक में, तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये क्रिया लाल रंग में मैक्सिमम होती है और बैंगनी रंग में मिनिमम होती है। ठीक है, तो 4 नंबर में आएगा तो आप इतना लिख सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया लाल रंग में मैक्सिमम और बैंगनी रंग में क्या होती है, मिनिमम होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रमुख पद। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रमुख पद क्या होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पौधे के हरे भागों में, दिख रहा है ये हरा पत्ता है तो हमेशा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी पौधे के हरे भागों में। हरे भागों में मुख्यतः पत्तियां, मुख्यतः क्या करती है, देखो पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण का क्या करती है, काम करती है। देखो पत्ती क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः भाग लेते हैं। इस कार्य के लिए पत्तियों में क्या करते हैं, छोटे छोटे रंध्र, यहाँ दिख रहा है छोटे छोटे, क्या है, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ये क्या है, रंध्र है, ये क्या है, रंध्र है। पत्तियों में क्या पाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं रंध्र को स्टोमेटा कहते हैं। देखो छोटे छोटे क्या दिख रहा है, ये रंध्र दिख रहा है, छोटे छोटे डॉट 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 दिया हुआ है ना, ये क्या है, रंध्र है। तो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, इन्हीं रंध्र को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र को स्टोमेटा, रंध्र को ही क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, इनके स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं पत्तियों इनके द्वारा वायुमंडल में क्या करता है, रंध्र का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वातावरण से आदान प्रदान करना। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन क्या करेंगे, लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रमुख पद हम लोग पढ़ रहे थे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधा के मुख्यतः हरे भागों में होगी और इसमें पत्तियां ही इस काम को करती हैं। ठीक है, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं और इनके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इनका काम क्या है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। मतलब ये क्या करते हैं, पौधे, पेड़ पौधे हमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं उनके द्वारा मनुष्यों द्वारा उनका ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ग्रहण कौन करता है, आपका पेड़ पौधे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है। ये छिद्र जो है जिसमें स्टोमेटा है, ये जो स्टोमेटा छिद्र दिख रहा है ना, रंध्र, जो रंध्र है वो क्या होता है, दिन में खुले रहते हैं और रात में, दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उनका क्या होता है, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, दिन में क्या होता है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दिन में क्या होता है, पेड़ पौधे स्टोमेटा के खुले रहने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जबकि रात में उनमें छिद्र बंद हो जाने के कारण वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। इसलिए रात में पेड़ में नीचे सोने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, यही कारण है। तो पत्तियों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं, खम्भ कोशिकाएं कहा जाता है। और ये मैंने खम्भ कोशिका का पिक्चर बनाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे यही है खम्भ कोशिका। ठीक है, खम्भ कोशिका का अलग से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फोटो बनाना है बस 2 मार्क्स में।
ठीक है। एक केंद्रक बना देना है ऐसे ही, ठीक है, डॉट डॉट बना देना है। अंदर में क्या होगा, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, रसधानी, ठीक है, अंदर वाले को रसधानी। ऊपर से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, मंड यानी क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपका कोशिका भित्ति, जो बाहर का जो आवरण है इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अंदर में क्या पड़ रहा है, ये इसके ऊपर रसधानी के ऊपर क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश। और जो डॉट 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 दिख रहा है वो क्या है, कोशिका द्रव्य। तो नॉमेनक्लेचर कर देना है और सिर्फ फोटो बना देना है, 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स में आएगा। जैसे स्टोमेटा का चित्र बनाइए, आया था पिछले बार, बताया था मैं आपको स्टोमेटा का चित्र जब पीछे पढ़ रहे थे। तो ऐसे ही क्या होता है, खम्भ कोशिका का चित्र बनाना आ सकता है 2 नंबर में, ऐसे आता है, 2 नंबर में आता है, ठीक है, चित्र बनाने के लिए। तो हमने प्रकाशरण क्रिया के प्रमुख पद में देखा कि प्रकाशरण क्रिया मुख्यतः हरे पौधे में पत्तियों में होती है। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उसी का होता है स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा जो होते हैं दिन में खुलते हैं, रात को बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, खम्भ कोशिका। प्रकाशरण क्रिया कहाँ होती है, इन्हीं कोशिकाओं में होती है। जो प्रकाशरण होता है, फोटोसिंथेसिस, सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, तो यहीं पास क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, किससे बनता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या बोलते हैं, हरित पर्णहरिम, है ना। क्लोरोप्लास्ट या इसी क्या बोलते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। और हरित लवक में कुछ झिल्लियों के ढेर, ये देखो झिल्लियों का ढेर है, छोटे छोटे, ये क्या है, झिल्ली है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे होता है, झिल्लियों के ढेर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेना, ठीक है, झिल्लियों के ढेर क्या बोलते हैं, ग्रेना, ठीक। ये दिख रहा है, ये झिल्ली है, झिल्ली, ठीक है, झिल्लियों के ढेर क्या बोलते हैं, ग्रेना कहते हैं। तो 2 प्रकार की अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, प्रकाशीय अप्रकाशीय। तो ग्रेना, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना जुड़े हुए रहते हैं, ये दिख रहा होगा, यहाँ पे जूम करता हूँ, ये दिख रहा है, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना जुड़े हुए रहते हैं, प्रकाश ऊर्जा को शोषित, यानी कि ऊर्जा को, एनर्जी, जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश ऊर्जा को शोषित करने के लिए इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल तथा अन्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसमें पाए जाते हैं। तो इसको ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जो हरित लवक को आधारी पदार्थ यानी कि बेस प्रदान करते हैं, है ना। तो पूछ सकते हैं अलग से कि हरित लवक आधारी पदार्थ क्या होता है, क्लोरोफिल है, आपके वनडे एग्जाम में, है ना। और इसी पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स। जो आधारी पदार्थ हरित लवक को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल, अभी देखिए ये आ गया, ये जड़ है, जड़ क्या करते हैं, यहाँ से पानी को क्या करते हैं, अवशोषण करता है, ठीक है, और ऊपर जाता है, ये देखो जल आ रहा है ऊपर से, सूर्य का प्रकाश से अवशोषण करता है जड़ से। तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल कहाँ पहुंचता है, पत्तियों में पहुंचता है। तो ये जड़ है और जड़ से पानी खींच कहाँ ले जा रहा है, पत्तियों तक लेके जा रहा है। तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है। और परासरण क्रिया हमने पढ़ा था, परासरण क्या होता है, हाँ, परासरण होता है कम से अधिक, विसरण होता है अधिक से कम। परासरण क्या होता है, कम से अधिक की ओर पढ़ा था, कम से अधिक परासरण और अधिक से कम विसरण, ठीक है, अधिक से कम की ओर। तो परासरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाता है कम से अधिक की ओर, है ना। इन कोशिकाओं में उपस्थित क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके पानी के अणु को, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगा और ये देखो पानी का अणु क्या करता है, तोड़ देता है। यहाँ सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर रहा है और पानी का क्या करता है, अणु को तोड़ देता है। कैसे तोड़ेगा, H2 और O2 में। पानी के अणु को अपघटन, अपघटन मतलब क्या होता है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं में तोड़ना, ठीक है, अपघटन करना। स्टोमेटा के खुल जाने से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा वायुमंडल से कोशिकाओं में पहुंच जाता है। स्टोमेटा जब खुल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, विसरण, विसरण में क्या पढ़े थे, अधिक से कम की ओर, अधिक से वायुमंडल में क्या है, अधिक दाब है, और यहाँ कम की ओर, कम की ओर वायुमंडल से कोशिकाओं, हमारे जैसे हमारे ब्लड सेल्स है उसी पेड़ में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसे पहुंच जाता है। पानी के अपघटन से बनने वाली हाइड्रोजन व स्टोमेटा से विसरित कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोरोप्लास्ट ऊर्जा तथा कुछ एंजाइम होते हैं शर्करा में बदल देते हैं। ये देखो शर्करा यानी कि C6H12O6, ये है शर्करा, है ना। ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जल का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है
और क्या बन रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड विस्तृत हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद शर्करा यानी कि C6H12O6 बन रहा है। तो एग्जाम में अलग से पूछे कि प्रकाश रण क्रिया का चित्रीय निरूपण बताइए, तो अलग से आपको ये फोटो बना देना है, ठीक है। कुछ नहीं बनाना है, सूर्य का प्रकाश फोटो में, इसमें रंध्र दिखाना है। रंध्र दिखाने क्या है, सूर्य का प्रकाश से क्या होगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकलता है यहाँ पे, जल का अपघटन होता है और रासायनिक अभिक्रिया का प्रस्तुत क्या बनता है, C6H12O6, जिसको होते हैं सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2019 में, 2019 में आया था 15 मार्क्स में, 15 मार्क्स में आया था। तो एक क्या लिखा था कि प्रकाश रण क्रिया क्या है, इस अभिक्रिया के प्रमुख बताते हुए इसकी प्रकाशीय अभिक्रिया मतलब की अभिक्रिया के प्रकार बताइए। तो मैंने बताया था प्रकाश रण क्या है, प्रकाश रण का एक जैव रासायनिक क्रिया है जो जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिल करके कार्बोहाइड्रेट से सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। यही फॉर्मूला को मैंने शब्दों में लिख दिया है। 2 नंबर में आएगा, सिर्फ इतना लिखना है और ये सूत्र लिखना है, ठीक है। सूत्र क्या है, वही है कि C6H12 + 12H2O। यानी कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या साथ मिलकर के सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6 यानी कि कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ। पानी निकलता है, अपघटन होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। यही जो है एक साइड, जो पहले वाला भाग है, ये सारा क्या होता है, कच्चे पदार्थ होते हैं, ठीक है। कच्चे पदार्थ में क्या पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना, कच्चे पदार्थ में क्या पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश माने सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित। तो एग्जाम में अगर 4 नंबर में आया इसको डाल सकते हैं, लिख देंगे कि परिभाषा, फिर सूत्र और इसमें कच्चे पदार्थ रूप में मुख्यतः पाया जाता है। इसके अलावा ये लिख देना है कि सूर्य का जो प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश क्रिया कहाँ होती है, लाल रंग में मैक्सिमम होगी और बैंगनी रंग में मिनिमम होगी। हम लोग पढ़े हैं बैजानी हैप्पी नाला या विबग्योर, है ना, तो वही वाला है, लाल रंग में प्रकाश क्रिया मैक्सिमम होगी और बैंगनी रंग में मिनिमम होती है, ठीक है। बुक में हरे रंग दिया हुआ है, हरे रंग गलत है वहां पे, है ना, बुक में हरा रंग दिया हुआ है, ठीक है। तो बैंगनी रंग में सबसे मिनिमम होती है। इसके बाद 19 नंबर में आना था, तो ये छोटा सा फोटो बना देना था प्रकाश रण का। नेक्स्ट लिखा था प्रक्रिया के प्रमुख पद। प्रक्रिया के प्रमुख पद में हम लोग क्या लिखेंगे कि पौधे में मुख्यतः पत्तियां ही इस काम को करती हैं, ये पत्तियां ही इस काम कर रही हैं, ठीक है। पत्तियों की सतह पर क्या पाया जाता है, छोटे छोटे, ये दिख रहा है रंध्र या स्टोमेटा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, छोटे छोटे दिख रहा है, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र दिख रहे हैं, स्टोमेटा, इसी क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इनके द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसको मनुष्य द्वारा क्या किया जाता है, लिया जाता है, और वायुमंडल में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको कौन ग्रहण करता है, इन लोग करते हैं, ठीक है, पत्तियां ग्रहण करती हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं या ये छिद्र जो होते हैं दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। दिन में खुलते हैं इसीलिए क्या होता है, इसमें से ऑक्सीजन निकलता है, इसलिए बोलते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इन लोग क्या करते हैं, रात में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो दिन में खुलते रात में बंद होते हैं। इनमें विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, खम्भ कोशिका, ठीक है, जिसको मैंने अभी ड्रॉ किया था, ये खम्भ कोशिका पाया जाता है, ठीक है। अलग से 2 मार्क्स में खम्भ कोशिका को पूछ सकता है बनाने के लिए। तो विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं, खम्भ कोशिका, ठीक है। प्रकाश रण क्रिया मुख्यतः कहाँ होता है, इन्हीं खम्भ कोशिका में होता है, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर कर देना है और सीधे 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जड़ों द्वारा अवशोषित है। जड़ द्वारा क्या होता है, जल कहाँ पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, परासरण क्रिया होती है। परासरण मतलब कम से अधिक की ओर, है ना, अणुओं का विसरण। तो परासरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाता है। यहाँ से क्या होगा, कम से अधिक की ओर पौधे की कोशिकाओं में क्या पहुंच जाएगा, जल पहुंच जाता है। कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल, कोशिका में क्या होगा, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश को ग्रहण करके पानी को अणु का करता है, अपघटन करता है। अपघटन मतलब तोड़ देता है। और इष्टो में देखो सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर रहा है और पानी जल का क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, जल का अपघटन हो रहा है, ठीक है। पानी का अणु का अपघटन करता है। स्टोमेटा, जिसको रंध्र क्या बोलते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा काम क्या होता है, स्टोमेटा के खुल जाने से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, विसरण द्वारा वायुमंडल से कोशिकाओं हो जाती है। देखो अब यहाँ पे जल का अपघटन हो रहा है, यहाँ पे रंध्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं। दिन में क्या होता है, खुल जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, वायुमंडल में पहुंच जा रहा है, निकल रहा है ना।
स्टोमेटा खुल जाने से कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण, विसरण में हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ, अधिक से कम की ओर। ठीक है, विसरण द्वारा वायुमंडल से कोशिकाओं में, वायुमंडल से क्या पहुंच रहा है? कोशिकाओं में पहुंच जा रहा है। ठीक है, हाँ ये सॉरी इधर है वायुमंडल, वही बाहर क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल से क्या हो रहा है? ये पत्तियों की कोशिकाओं में पहुंच जा रहा है, क्योंकि मैं ऊपर दिखा देता एरो है ना, नीचे मतलब वायुमंडल से कोशिकाओं में पहुंच जा रहा है। ठीक है, किसकी वजह से? ये जल का अपघटन हो रहा है, स्टोमेटा खुल गया, स्टोमेटा खुला तो कहाँ से आ रहा है? वायुमंडल से कोशिकाओं में पहुंच जा रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पानी का अपघटन से बनने वाले हाइड्रोजन और स्टोमेटा, अब पानी का अपघटन हुआ, अब इसमें क्या बन रहा है? जल का अपघटन होगा, जल कैसे टूटेगा? H2 और O2 में। ठीक है, तो पानी का अपघटन से क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। ठीक है, पानी का अपघटन से बनने वाला हाइड्रोजन और स्टोमेटा का विसरण से क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। पानी का अपघटन हुआ तो क्या बना? हाइड्रोजन बना, और स्टोमेटा से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, स्टोमेटा के विसरण से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें बनने वाले, पानी के वाटर से बनने वाले हाइड्रोजन और स्टोमेटा से विसरण से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट को, इन दोनों को क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ऊर्जा तथा कुछ एंजाइमों की सहायता से सरगम बदलता है। तो ये जो पानी का गठन से क्या बना है यहाँ पे? हाइड्रोजन, और इसके विसरण से क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इन दोनों का कहाँ यूज होता है? इन दोनों की ऊर्जा का यूज होता है क्लोरोप्लास्ट ऊर्जा तथा कुछ एंजाइमों में सहायता से करके शर्करा, शर्करा क्या है? C6H12O6। ठीक है, इन दोनों का यूज क्या कर रहा है? H2 + CO2 का यूज करके क्या कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट शर्करा के रूप में चेंज कर रहा है। शर्करा मतलब क्या है? C6H12O6। ठीक है, ये पढ़े थे ना, ये C6H12O6 क्या हो रहा है? हाइड्रो जल का क्या होगा? अपघटन होगा, मतलब H2 आएगा और CO2, C6H12O6। ठीक है, किसमें चेंज कर रहा है? कार्बनिक पदार्थ। ये क्या ही क्या है? शर्करा, यानी कि सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ। ठीक है, इसी में क्या कर रहा है? चेंज कर दे रहा है। नेक्स्ट क्या होता है इसके आगे? अब इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन स्टोमेटा से वायुमंडल चल जाएगी। ये देखो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा O2, यहाँ पे स्टोमेटा, स्टोमेटा से क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था, और इतना होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है। ठीक है, भोज्य पदार्थ बनता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से स्टोमेटा के अंदर, पत्ती के अंदर आ रहा है, और सब कुछ बनने के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन गैस विमुक्त हो जाता है। कहाँ से? पत्तियों से वायुमंडल में, मतलब स्टोमेटा से वायुमंडल में विमुक्त हो जाता है। तो ऑक्सीजन स्टोमेटा से वायुमंडल में चली जाती है। यह शर्करा, जो शर्करा जो बना है C6H12O6 बना है ना, शर्करा यानी सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाती है, और यही जो होता है उसके खाना होता है। जो ये बना है यही पौधों का क्या है? खाना है। ये जो शर्करा बना है ना C6H12O6, यही पौधे के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है, और यही उनका क्या होता है? भोज्य पदार्थ है, यही वह खाते हैं। ठीक है, और वहां इसका उपापचय का संचयन हो जाता है, वहीं पर क्या होता है? संचय हो जाता है। तो विभिन्न कोशिकाओं में जाकर के ये संचित हो जाते हैं। देखना कभी कभी गर्मी में क्या होते हैं? पत्तियां अपने पौधे को गिरा देती हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों में क्या होता है? जो गर्मी में ज्यादा पानी खींचते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? ज्यादा पत्ती गिरा देंगे तो क्या होगा? उनमें पानी का संचय हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ अधिक समय तक स्टोर कर रख सके, इसलिए पौधे में देखना गर्मी में काटेंगे तो भी क्या होता है? अंदर में नमी रहता है ना, भले ही सूखा पेड़ क्यों ना हो, तो उन्हीं का क्या होता है? संचय हो जाता है एक बार। ये शर्करा मतलब भोज्य पदार्थ का, शर्करा का संचय हो जाता है, जिससे क्या होता है? पेड़ पौधे जीवित रह जाते हैं पत्तियां गिरा करके। ठीक है, तो ये अभिक्रिया के प्रमुख पद थे, जिसको इसी को समझाना था। ये जो फोटो डायग्राम है ना, ये वाला, इसी फोटो डायग्राम को देख करके सीधा बता देना है। ठीक है, ये डायग्राम बना करके इस डायग्राम को बताना है, इतना लंबा चौड़ा। ठीक, ये पूरा इतना लिखना है। इसके बाद ये देख, रासायनिक क्रिया द्वारा क्या हो रहा है? ये देख बताया था, जल टूट रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कहाँ निकल जाता है? वायुमंडल में, और हाइड्रोजन और क्या मिलकर बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर C6H12O6 मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं? सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ। ठीक है, ठीक। अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, चलिए। ठीक, प्रकाश संयोजन क्रिया के प्रमुख पद में मुख्यतः दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक होता है अभिक्रिया जिसको बोलते हैं प्रकाश में, और एक होता है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होगा उसे क्या बोलेंगे? प्रकाशीय अभिक्रिया।
जो प्रकाश के अनुपस्थिति में होगा उसे अप्रकाशीय अभिक्रिया। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि ये सब क्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं। यही दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। और वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना है, पौधों में मुख्यतः दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय और अप्रकाशीय। प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगी, अप्रकाशीय प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होगी। तो सबसे पहले याद रखना है कि प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है और इसमें नहीं होती है ना। इसकी खोज किसने की थी, प्रकाशीय अभिक्रिया की हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। हिल नामक वैज्ञानिक ने 1937 में की थी। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हिल अभिक्रिया। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हिल अभिक्रिया। अगर एग्जाम में प्रकाशीय अभिक्रिया न लिख करके क्या लिखे, हिल अभिक्रिया क्या है समझाइए, तो लिखेंगे हिल अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रण क्रिया होती है। ठीक है, इसकी खोज 1937 में की थी हिल नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। इस प्रक्रिया में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश ग्रहण करके उत्तेजित होता है, जोश में आ जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश को ग्रहण करेगा, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश ग्रहण करेगा, उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होने के बाद क्या होता है, पानी के अणु को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ देता है। पानी के अणु, जल के अणु को क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ देता है। विघटित करना मतलब तोड़ देना। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, मुक्त कर देता है। ठीक है, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, जल अणु टूटेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आ गया, ये हाइड्रोजन तोड़ दिया, ऑक्सीजन गैस चला जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश रण में, प्रकाश में हरित लवक यहाँ पे पाया जाता है, हरित लवक इतना उत्तेजित हो जाता है कि जल के अणु को तुरंत तोड़ देता है और ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में मुक्त कर देता है। ठीक है, तो प्रकाश रण की अभिक्रिया में अगर 4 नंबर में आया तो इसको प्रक्रिया समझा देना है कि प्रक्रिया क्या होती है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, क्लोरोप्लास्ट इस समय क्या करता है, प्रकाश को ग्रहण करके उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होकर के क्या करता है, जल के अणु को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विघटित यानी कि तोड़ देता है और इसके माध्यम से ऑक्सीजन कहाँ निकल जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी, अब बचेगा क्या, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया, अब इसमें बचा क्या, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या करता है, NADP एक पदार्थ होता है जिसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अगर अलग से 2 नंबर में पूछ दिया कि NADP का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, तो निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनिन, D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड, P फॉर फॉस्फेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे संयुक्त होकर के अभिक्रिया करके क्या बना देता है, अपचयन होकर के इन दोनों क्या होता है, अपचयन हो जाता है और अपचयन हो क्या बनता है, NADPH नामक पदार्थ बनाता है। जहां भी H जुड़ गया ना वो उसका होता है अपचयन। ठीक है, अपचयन होगा तो हमेशा हाइड्रोजन जुड़ेगा उसमें। ठीक है, किसी चीज का भी अपचयन होगा तो क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन NADP नामक पदार्थ से मिलकर के अपचयित होकर के क्या बनाता है, NADPH बना जाता है, NADPH में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके पदार्थ क्या होता है, ADP एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, या एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ADP और अकार्बनिक फॉस्फेट मिल करके क्या बनाते हैं, ATP, और यही क्या होता है, ऊर्जा होता है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डाई से क्या बन गया, ट्राई बन जाता है। ठीक है, तो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट नामक पदार्थ का गठन कर NADPH में चेंज होता है। इस क्रिया में ADP और अकार्बनिक फॉस्फेट मिलने से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। इस क्रिया में बनने वाले उत्पाद, इस क्रिया में जो बनने वाले जो भी प्रोडक्ट है ना, ये 2 प्रोडक्ट हैं NADP और ATP, अप्रकाश की अभिक्रिया में उपयोग होता है इन दोनों का, और अप्रकाश की अभिक्रिया में उपयोग होगा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट बनने में। ठीक है, ये जो 2 प्रोडक्ट बने हैं NADP और ATP, और इन्हीं दोनों का उत्पाद का यूज कहाँ होगा, अप्रकाश की अभिक्रिया में, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनने में होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पढ़े हम लोग C6H12O6। अगर अलग से आए प्रकाश की अभिक्रिया तो बन जाएगा 4 नंबर में, 4 नंबर में आएगा अलग से, और अगर अलग से आएगा तो अंतर आएगा। ठीक है, तो प्रकाश की अभिक्रिया क्या है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसकी खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए हिल अभिक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया का बताना है कि जब सबसे पहले क्या होता है, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रहण कैसे करते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उत्तेजित होता है। उत्तेजित होकर के जल कणु को तोड़ देगा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन क्या चल जाएगा, वायुमंडल चलता है, बचता है कौन, हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन एक आदमी को पकड़ता है जिसका नाम क्या है, NADP। NADP का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, इसको पकड़ता है और दोनों का मिलने से क्या होता है, अपचयन हो जाता है। अपचयन होगा तो क्या बन जाएगा, NADPH में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसका काम क्या होता है, NADPH परिवर्तित होता है, फिर क्या होता है ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट के मिलने से क्या बनता है ATP। अब ये दो प्रोडक्ट बने हैं, दो प्रोडक्ट का यूज कहाँ होगा, अप्रकाशिकीय अभिक्रिया में इसका यूज होता है। और काय के लिए यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनने में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप्रकाशिकीय अभिक्रिया, जस्ट इसका उल्टा है, प्रकाश की आवश्यकता होगी, यहाँ पे नहीं होगी। इसको खोजा कौन था, कैल्विन और बेंसन ने खोजा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैल्विन बेंसन चक्र। अगर अलग से आया कैल्विन बेंसन चक्र क्या है, तो कुछ नहीं है, अप्रकाशिकीय अभिक्रिया है। बोल देना है कैल्विन बेंसन चक्र वह अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होने के कारण इसे अप्रकाशिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका अब इसमें लिखना है कि अप्रकाशिकीय अभिक्रिया में प्रकाशिकीय अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद, प्रकाशिकीय अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद NADP और ADP का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनने में होता है। ठीक है, तो वही लिखना है कि अप्रकाशिकीय अभिक्रिया में प्रक्रिया, इसमें लिखना है कि प्रकाशिकीय अभिक्रिया से, अभी इतना बताना नहीं है, सीधे लिख देना है प्रकाशिकीय अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद। उत्पाद में क्या आएगा, NADPH और ATP का उपयोग कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनने में होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया अंधकार में होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अप्रकाशिकीय अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, चूंकि यह, हाँ ये क्या है, चूंकि का है, चूंकि यह अभिक्रिया अंधकार में होती है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अप्रकाशिकीय अभिक्रिया। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और स्थिरीकरण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण मतलब जमाव। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किस फॉर्म में होगा, राइबुलोज डाइफॉस्फेट के नाम पे। जैसे यहाँ क्या बन रहा था, NADPH और ATP, तो यहाँ भी कोई प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, राइबुलोज डाइफॉस्फेट के नाम में। और अंत में क्या बनता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या बना था, कार्बोहाइड्रेट बन रहा था शुरुआत में, इससे एक प्रोडक्ट क्या बना था, कार्बोहाइड्रेट, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जटिल कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश के क्या बनता है, सरल कार्बोहाइड्रेट। देखो प्रकाश में क्या बनता है, सरल कार्बनिक भोजन, यानी कि सरल कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। लेकिन अप्रकाशिकीय में क्या बनेगा, जटिल कार्बोहाइड्रेट, याद रखना। ठीक है, अंतर में लिख सकते हो कि इसमें क्या बनता है, सरल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसमें क्या लिख सकते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब प्रक्रिया को समझना है, उसी से क्या बनेगा, अंतर बनेगा। अंतर क्या होगा, इसकी खोज हिल नामक ने की थी, इसकी खोज कैल्विन बेंसन ने की थी। इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं, इसे कैल्विन बेंसन चक्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिख देना कि इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सरल कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका मुख्य प्रोडक्ट क्या होता है, NADPH और ATP। इसका मुख्य प्रोडक्ट क्या होता है, राइबुलोज डाइफॉस्फेट, ऐसे भी लिख सकते हैं RUBP। मुख्य प्रोडक्ट ऐसे लिख दो तो भी चल जाएगा। ठीक है, RUBP, और यहाँ पे क्या बनता है, NADPH और ATP। ठीक है, RUBP प्लस जटिल कार्बोहाइड्रेट, दो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, राइबुलोज डाइफॉस्फेट, RU से राइबुलोज, RUBP से राइबुलोज डाई, और डाई का मतलब ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसका शॉर्टकट में लिखते हैं RUBP। RUB मतलब राइबुलोज, ठीक है, डाइफॉस्फेट। ठीक है, RUBP। ठीक है, ये दो मुख्य प्रोडक्ट बनते हैं। समझ में आया, एग्जाम में आएगा, अलग अलग आएगा तो अलग अलग लिखना है, अंतर आएगा तो अंतर लिखना है, इसी से अंतर बन जाएगा। ठीक है, अंतर में प्रक्रिया नहीं बताना है, प्रक्रिया में क्या बताएंगे, लास्ट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि लिख सकते हो कि NADPH और ATP प्रोडक्ट बनता है, अंतिम प्रोडक्ट, और यहाँ पे अंतिम प्रोडक्ट क्या बनेगा, RUBP प्लस जटिल कार्बोहाइड्रेट। इसमें लिख सकते हो, अलग से बना सकते हो इसको, इसमें सरल कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, हाँ इसे अंतर लिख दिया हूँ, वो तो हम लोग प्रक्रिया समझे कैसे कैसे होता है। अब इसी में अंतर पूछेगा तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती। यही अभिक्रिया ने खोज की थी, इसको किसने खोज की थी, कैल्विन बेंसन ने की थी, इसलिए बोलते हैं कैल्विन बेंसन चक्र कहते हैं। प्रक्रिया क्या होती है, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है। ठीक है, ये जो होता है प्रकाशिकीय अभिक्रिया कहाँ होता है, पत्तियों के ग्रेना भाग में होता है। पत्तियों में दो भाग होता है, एक होता है ग्रेना, एक होता है स्ट्रोमा। ठीक है, तो स्ट्रोमा में कहाँ होगा, अंधकार में होगा, और ग्रेना में कहाँ होगा, प्रकाश में होगा। तो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में क्या होगा, प्रकाशिकीय अभिक्रिया, और स्ट्रोमा भाग में क्या होगा, अप्रकाशिकीय अभिक्रिया। ठीक है, इससे प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश लिया, और इसमें क्या होता है, अवशोषण नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए अवशोषण एब्जॉर्प्शन होता है, प्रकाश को सोख लेता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण नहीं होता, अभी हम लोग पढ़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, RUBP राइबुलोज डाइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है।
और इसमें तो NADP बनता है। ठीक है, जल का विघटन होता है, कैसे होता है, H2 और O2 उत्पादन होता है। O2 कहाँ चल जाता है, वायुमंडल में, और H2 क्या बनता है, अपचयन हो जाता है। इसमें क्या बनता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, अलग से बना सकते हो इसमें, हाँ चावल कार्बोहाइड्रेट बनता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, लिख सकते हो अंतिम उत्पाद क्या बनता है, यहाँ पे NADPH और ATP और यहाँ पे RUBP। ठीक है, बन जाएगा, और तो कई सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो अंतर अलग से पूछ सकता है, प्रक्रिया अलग से पूछ सकता है। प्रकाशिकी का अप्रकाशिकी का क्या है, इनके बीच अंतर स्पष्ट करें 8 नंबर में। ठीक है, या अलग से अगर एक आया तो 4 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक, बन जाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 2 कारक हैं। एक कारक है बाह्य कारक, एक होता है आंतरिक कारक। बाह्य कारक में क्या होता है, प्रकाश। अलग से आया तो 4 नंबर या 2 नंबर में सिर्फ लिख देना है नाम। ठीक है, अगर अलग से आएगा तो उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन तब करना है जब आपको एग्जाम में पूछेगा 4 या 8 नंबर में। अगर 2 नंबर में आया तो केवल लिखना है ऐसे ही, प्रकाश को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, ऐसे बना देना है। बाह्य कारक, एक आंतरिक कारक। बाह्य कारक में क्या होगा, प्रकाश होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो हम लोग यूज किए हैं कच्चे पदार्थ के रूप में, तापक्रम होगा, पानी होगा और ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब आंतरिक कारक में क्या होगा, हरित लवक होगा अंदर में, पत्तियों की संरचना होगी। ठीक है, और जीव द्रव्य कारक जो पढ़े थे खम्भ कोशिका के अंदर, जीव द्रव्य। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, थोड़ा सा अगर बड़े क्वेश्चन में आए तो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ये इसका है, पत्तियों की काट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दिन और रात में आदान प्रदान, कैसे दिन में रात में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश की क्रिया में आंतरिक कारक और बाह्य कारक। ठीक है, तो सबसे पहले आंतरिक कारक है ये, सॉरी बाह्य कारक है ना। बाह्य कारक निम्नलिखित है, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तापक्रम और पानी। ठीक है, प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश किरण भी प्रारंभ में बढ़ती है। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो प्रकाश भी प्रारंभ में, तो प्रकाश किरण भी प्रारंभ में बढ़ती है। लेकिन बहुत अधिक प्रकाश बढ़ जाने से यह क्रिया रुक जाती है। इसलिए देखना गर्मी के दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया मिनिमम होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि पेड़ पौधे प्रकाश ग्रहण कर ही नहीं पाते। मिनिमम कितना डिग्री होना चाहिए, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए प्रकाश ग्रहण क्रिया होने के लिए। अगर इससे ज्यादा हुआ मतलब प्रकाश ग्रहण नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे मतलब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। हालांकि पेड़ से कम होता है, जितने भी पॉल्यूशन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं। ठीक है, पेड़ों से नहीं होता है, लेकिन प्रकाश ग्रहण नहीं होता है, और नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी ना। तो प्रकाश क्या होता है, प्रभावित करता है। ठीक है, इसी से लिखना है कि प्रकाश क्रिया में तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन बहुत अधिक प्रकाश पड़ने से क्या होता है, प्रकाश क्रिया प्रभावित हो जाती है। एक्सप्लेन करना है उसी को। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, मिनिमम 0.3% या 0.4%। ठीक है, इतने के बीच में है कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा बढ़ेगा तो भी क्या होगा, प्रकाश प्रभावित होगा। तो 0.3%, 0.3% होती है, इस प्रकाश क्रिया भी घटती बढ़ती रहती है। अगर इससे कम हुआ, 0.03% से कम हुआ तो प्रकाश क्रिया भी क्या होगी, घटेगी। अगर 0.04% से अधिक होगा तो क्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो घटते बढ़ते रहती है, इसके मात्रा पर निर्भर करता है। लेकिन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्रिया क्या होती है, धीमी जाती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत होगा तो दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्रिया धीमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है तापक्रम। मैंने बताया तापक्रम कितना होना चाहिए, 25 से 35 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है या इससे कम होता है, कम या अधिक होता है तो प्रकाश क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, कम होगा तो भी प्रभावित होगा, ज्यादा होगा तो भी प्रभावित होगा। मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, 25 से 35 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पानी। पानी का क्या होता है, अपचायक होकर के हाइड्रोजन छोड़ता है, पढ़े थे ना, टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और हाइड्रोजन क्या होता है, अपचयन। हाइड्रोजन जिसमें जुड़ गया मतलब क्या होगा, उसका अपचयन। ठीक है, इसलिए इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन अत्यधिक कम होने पर स्टोमेटा क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो पानी एकदम कम हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाता है। स्टोमेटा बंद होगा मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाने के कारण विसरण प्रभावित होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रकाश ग्रहण दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या करता है, प्रकाश को प्रभावित, शुरू सीधे प्रभावित प्रकाश ऑक्सीजन सीधे प्रकाश को प्रभावित नहीं करता, बट ये देखा गया है कि वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो प्रकाश की दर कम हो जाती है। ऑक्सीजन सीधे प्रभावित नहीं करता प्रकाश को, लेकिन देखा गया कि ऑक्सीजन में क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है वायुमंडल में, तो क्या करता है, ये प्रकाश क्रिया को प्रभावित करता है। तो हम लोग 4 कारक पढ़े हैं, प्रकाश, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन, 5 कारक पढ़े हैं। तापक्रम, प्रकाश में क्या होगा, प्रारंभ में प्रकाश बढ़ता है, लेकिन बहुत अधिक प्रकाश बढ़ा तो दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि इसकी मात्रा फिक्स है, इससे कम या अधिक हुआ तो भी क्या होगा, घटते बढ़ते रहेगा तो प्रकाश में प्रभावित होगा। तापक्रम क्या होना चाहिए, 25 से 25 बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा या कम हुआ तो भी क्या होगा, प्रक्रिया प्रभावित होगी। एकदम शॉर्ट पर लिखना है एग्जाम में। पानी, पानी की मात्रा क्या होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत अधिक कम हो गया तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। स्टोमेटा बंद होगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आदान प्रदान नहीं होगा, और आदान प्रदान नहीं होने से क्या होगा, प्रकाश दर घट जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन इसका वायुमंडल में कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण क्या होता है, इसकी दर कम हो जाती है। ठीक है, ये था बाह्य कारक। आंतरिक कारक है हरित लवक। अब किसी पत्ती में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है, पर्णहरिम ही नहीं है, तो पर्णहरिम की उपस्थिति में भी क्या होगा, इसका प्रभावित होगा। जैसे कि इसकी मात्रा इसके यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बट इसकी अनुपस्थिति में पर्णहरिम होगा ही नहीं तो क्या होगा, क्रिया होगी ही नहीं, ठीक है, क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता, पर अनुपस्थिति प्रभाव पड़ता है। तो हरित लवक या पर्णहरिम नहीं होगा तो प्रकाश क्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी। नेक्स्ट है पत्ती की रचना। पत्ती, सीधी पत्ती में क्या होता है, अच्छे से प्रकाश में क्रिया होती है, ठीक है, सॉरी जो भी है, मतलब पत्ती सीधा होना चाहिए, तब क्या होगा, इसमें क्रिया होगी। ठीक है, और कहीं टेढ़ा मेढ़ा हुआ, मुड़ गया तो प्रकाश क्रिया नहीं हो पाएगी, वही लिखा होगा कि प्रकाश क्रिया में पत्ती की संरचना प्रभाव डालती है। अगर पत्ती सीधी, सामान्य और सरल हो तो क्रिया की दर बढ़ती है, लेकिन अगर पत्ती मुड़ी हो या जटिल हो, है ना, या टूटी हुई हो तो क्रिया की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सीधे आप लिखना कि अगर पत्ती की संरचना प्रभावित करती है, अगर पत्ती सीधी होगी तो प्रकाश क्रिया अच्छी होगी, अगर टेढ़ी या मुड़ी या कटी होगी तो क्रिया प्रभावित होती है। जीव द्रव्य कारक, जीव द्रव्य कारक में मुख्यतः क्या आते हैं, एंजाइम आते हैं। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स पढ़ते हैं हम लोग वो आते हैं। कोशिका द्रव्य में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, नेचुरल एंजाइम्स पाए जाते हैं, हमारे अंदर भी कई एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो प्रकाश क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो मुख्यतः इसमें क्या लिखना है, जीव द्रव्य कारक में एंजाइम, कि पौधे के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारक 3 तो पढ़े हैं। हरित लवक, क्या होगा, हरित लवक मात्रा पर निर्भर नहीं करता, पर अनुपस्थिति पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। पत्ती की रचना, सीधा सरल हो तो क्रिया होगी, और टेढ़ी मुड़ी हुई हो क्रिया नहीं होगी। जीव द्रव्य कारक में क्या पाया जाएगा, मुख्यतः एंजाइम पाए जाएंगे, और एंजाइम की वजह से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये प्रकाश क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अलग से 8 नंबर में, 4 नंबर में और 2 नंबर में। 2 नंबर में आया तो क्या लिखना है, केवल नाम लिखना है, ठीक है, ऐसा लिख देना है, ठीक है। हाँ, 4 नंबर में इसी को एक्सप्लेन कर देना है, 8 नंबर में पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये जो था आज का प्रकाश संश्लेषण जो चैप्टर था, यहाँ पे एक और आया हुआ एग्जाम में, C3 और C4 पौधों में अंतर, ठीक है। प्रकाश हम लोग पढ़ लिए, ये पुराने सिलेबस में था, हमारे 2012 से पहले पुराने सिलेबस था। वहाँ पे 2018 में जब सिलेबस चेंज हुआ था पहली बार आया था 4 मार्क्स में, 2018 में एक बार आ चुका है 4 मार्क्स में। C3 और C4 पौधों में अंतर बताइए, ठीक है। तो मैंने अंतर लिख दिया है, अगर 8 में आए तो भी बता सकते हैं। C3 और C4 पौधे होते क्या है, ठीक है। देखो, C3 का नाम क्या है, केल्विन चक्र, अभी हम लोग पढ़े थे केल्विन बेंसन। तो C3 पौधे में क्या बनता है, केल्विन चक्र बनता है, जबकि C4 पौधे में क्या बनता है, हैच और स्लैक चक्र बनता है, हैच और स्लैक चक्र बनता है। C3 में क्या बनेगा, केल्विन चक्र बनता है। इसमें अभी पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, इसमें अप्रकाशीय में, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण इसमें एक बार होता है C3 में। C4 में कितनी बार होता है, 2 बार होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, पढ़े थे क्या बनता है अप्रकाशीय में, RuBP, यानी कि राइबोलोज डाइफॉस्फेट, ठीक है, C3 में। और C3 क्या है, अप्रकाशीय वाला है, ठीक है। और C4 क्या है, पायरुवेट, फोटो पायरुवेट, क्या है यार, भूल जाता हूँ।
फास्फोग्लिसरिक फास्फोनाइल पाइरुवेट, इसका फुल फॉर्म लिख लो, फास्फोनाइल मैं भी रट कह रहा हूँ ना, भूल जाता हूँ। ठीक है, तो RUBP राइबोलोज डाइफॉस्फेट और PEP इसका नाम क्या है, फास्फोनाइल पाइरुवेट। ठीक है, तो इसका प्राथमिक उत्पाद क्या है, RUBP, लेकिन C4 का प्राथमिक उत्पाद क्या है, फास्फोनाइल पाइरुवेट। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो वहाँ हम लोग पढ़े हैं वहाँ पे। ठीक है, RUBP, लेकिन इसमें जो लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। किसमें, C3 पौधों में। चूंकि इसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं, C3 पौधे कहते हैं। ठीक है, फास्फोग्लिसरिक एसिड इसमें प्रोडक्ट बनता है। चूंकि इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 3 कार्बन परमाणु होते हैं। अलग से इसको बना सकते हो अंतर में, 3 कार्बन परमाणु होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं इसको, C3 पौधे। और इसमें क्या होता है, ऑक्सिलो एसीटेट, OAA मतलब क्या होता है, ऑक्सिलो एसीटेट। ऑक्सिलो एसीटेट बोलते हैं इसको। चूंकि इसमें कितने पाए जाते हैं, 4 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं इसलिए क्या बोलते हैं इसको, C4 पौधे कहते हैं। ठीक है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है C3 में, इसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक। मोनो मतलब एक और डाई मतलब 2। तो इसमें लिए इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितने होता है, एक बार होता है। इसमें कितना होता है, 2 बार। इसीलिए याद रखना है कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा इसमें क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिक। इसमें 2 बार होता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डाईमॉर्फिक। ठीक है, प्रकाशीय श्वसन, इसमें क्या होता है, उपस्थिति होता है श्वसन। कितना होता है श्वसन के लिए, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, C3 पौधों के लिए कितना चाहिए टेम्परेचर, 10 से 25। लेकिन C4 पौधों में प्रकाशीय श्वसन अनुपस्थित होता है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, 30 से 45। अभी हम लोग पढ़े हैं प्रकाश संवहन क्रिया कब होती है, 25 से 35 होना चाहिए। लेकिन C4 पौधों में कितना होना चाहिए, 30 to 45 होना चाहिए। ठीक है, इनको ज्यादा प्रकाश चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, गन्ना, गन्ना रहता है फुल धूप चाहिए। मक्का, ज्वार, ये सब क्या होता है, मोटे क्षेत्र में होता है। जैसे ज्वार कहाँ होगा, राजस्थान में होगा, उनको पूरा धूप चाहिए तभी वो क्या होगा, वो उत्पादन होगा। मक्का, गन्ना, सब क्या मोटे अनाज है। गन्ना कैश क्रॉप्स में आता है, इसको ज्यादा पानी, ज्यादा धूप चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थिति होता है इसमें। किसकी अनुपस्थिति होता है, प्रकाशीय श्वसन की। और श्वसन का अनुपस्थिति होता है इसलिए क्या होता है, टेम्परेचर कितना चाहिए, 30 से 45। सोचना चाहिए टेम्परेचर 10 से 25। इसको अलग से अंदर बना सकते हो बड़े में आए तो। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका, धान और गेहूं। धान और गेहूं को क्या चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, जबकि गन्ना, मक्का, ज्वार को क्या चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, इसमें ऊर्जा, एनर्जी कितना बनता है, C3 में 18 ATP एनर्जी मिलता है। और इसमें कितना मिलता है, 30 ATP एनर्जी मिलता है। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। संतुलन प्रकाश तीव्रता, संतुलन प्रकाश तीव्रता होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, संतुलन प्रकाश तीव्रता क्या है, 2 नंबर में ऐसा आ सकता है, मैंने टेस्ट में भी दिया था, अभी एग्जाम हुआ था। तो संतुलन प्रकाश तीव्रता क्या होती है, वह अवस्था होती है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, पौधे क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं ना पौधे। तो इस तीव्रता में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करेंगे, फिर भी प्रकाश संवहन क्रिया होती रहती है। इसे ही क्या बोलते हैं, संतुलन प्रकाश तीव्रता। 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आएगा। संतुलन प्रकाश तीव्रता क्या है, प्रकाश संश्लेषण की वह अवस्था जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करेंगे। जनरली क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन इस तीव्रता में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करेंगे, फिर भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती रहती है। इसे ही क्या बोलते हैं, संतुलन प्रकाश तीव्रता। अब देखो संतुलन प्रकाश तीव्रता। ठीक है, तो C3 पौधों में संतुलन प्रकाश तीव्रता क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सांद्रता पर निर्भर क्या करेगा, संतुलन प्रकाश तीव्रता, जिसमें C3 में। जबकि CO2 की अत्यंत कम सांद्रता पर निर्भर किसमें करेगा, C4 में। देखो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करते, लेकिन अधिक सांद्रता कहाँ चाहिए, C3 में। कम सांद्रता कहाँ चाहिए, C4 में। ठीक है, ये इनके बीच में अंतर था। ठीक, और ये लिखना है एग्जाम में आधार बना करके, ये याद होगा ना। नाम कौन दिया था, कैल्विन चक्र। C3 पौधों क्या बोलते हैं, कैल्विन बेंसन चक्र। C4 क्या बोलते हैं, हैच-स्लैक चक्र। कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण इसमें होता है 1 बार, इसमें कितना होता है 2 बार, इसलिए क्या बोलते हैं मोनोमॉर्फिक। इसको क्या बोलते हैं, डाईमॉर्फिक। इसका प्राथमिक उत्पाद क्या होता है, प्राथमिक ग्राही, ग्राही क्या होता है,
RUBP मतलब राइबोलोज डाइफॉस्फेट, इसमें क्या होता है PEP, फास्फोनाइल पाइरुवेट। राइबोलोज डाइफॉस्फेट, ठीक है, राइबोलोज डाइफॉस्फेट। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। चूंकि इसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं C3 कार्बन। इसमें क्या होता है OA मतलब ऑक्सिलो एसीटेट बनता है, इसमें निर्मित उत्पाद। इसमें 4 कार्बन परमाणु होता है इसलिए क्या बोलते हैं C4 पौधे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं, इसमें मोनोमॉर्फिक, उसमें होता है डाइमॉर्फिक, क्योंकि इसमें एक बार स्थिर होता है, इसमें 2 बार होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, उपस्थिति होती है, इसमें नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना होना चाहिए, 10 से 25 टेम्परेचर होना चाहिए, और C4 में कितना चाहिए 30 से 45 होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण क्या है, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। ऊर्जा कितना चाहिए इसमें, 18 ATP ऊर्जा बनता है, इसमें 30 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। संतुलन प्रकाश तीव्रता क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता किस पर निर्भर करेगी, C4 में अधिक C3 में, ठीक है। अब संतुलन प्रकाश तीव्रता होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण की वह अवस्था जब पौधे CO2 ग्रहण नहीं करते, फिर भी प्रकाश ग्रहण होती रहती है, ठीक है। यही क्या है, संतुलन प्रकाश तीव्रता। और ये हमारे आज के प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक का लास्ट लेक्चर था, और इसी के साथ आपका प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।